कब जाएगा? ओपन इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। Foreign exchange rate is defined as the price of the domestic currency, price of the domestic currency with respect to another currency। ठीक है, दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में हमारे करेंसी का क्या वैल्यू है, इस चीज को हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं? The purpose of foreign exchange rate is to compare one currency with the another for showing their relative value। क्यों हम लोग ये कंपेयर करते हैं? इसका दो मुख्य रीजन है। कभी भी फॉरेन एक्सचेंज रेट का रीजन क्या? एक, कि एक करेंसी से दूसरे करेंसी को इसलिए कंपेयर किया जाता है कि उसका रिलेटिव वैल्यू पता चलता है कि कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल करेंसी और कौन सा कम वैल्यूएबल। दूसरा, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड करना होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का ही जरूरत पड़ेगा। क्लियर ये बात? मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि अपने देश का करेंसी को किसी दूसरे देश के करेंसी से कंपेयर करना और फाइंड आउट करना कि किस कंट्री का करेंसी रिलेटिवली मोर वैल्यूएबल है या ज्यादा स्ट्रांग है। पहला चीज। दूसरा चीज, ये करेंसी इस वजह से, करेंसी एक्सचेंज रेट इस वजह से जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, यानी कि स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब ठप पड़ जाएगा। एक चीज होता है करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज। क्या होगा? वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज, बढ़ेगा। इट रेफर टू एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब आपका डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ता है इन टर्म ऑफ वन और मोर फॉरेन करेंसी कंपैरिजन टू किसी भी विदेशी करेंसी। एग्जांपल ज्यादातर आदमी कंपेयर करता है किससे? डॉलर से। इट मेक द डोमेस्टिक करेंसी मोर वैल्यूएबल एंड लेस ऑफ इट रिक्वायर्ड टू बाई अ यूनिट ऑफ करेंसी। जब भी आपके करेंसी का वैल्यू बढ़ता है कंपैरिजन टू अदर कंट्री का करेंसी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? करेंसी एप्रिसिएशन। एग्जांपल समझना, इफ द प्राइस ऑफ $1 फॉल फ्रॉम 64 to 16, देन इट इज सेड या फिर कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। एग्जांपल ढंग से समझना, क्या कह रहा है कि जब आप $1 का दाम 64 से 60 रुपए हो जाएगा, मतलब आपके करेंसी का एप्रिसिएशन हुआ। यहाँ पे तो घट रहा है पैसा और आप बोल रहे हैं कि अप्रिशिएट होगा, ऐसा फिर कैसे हो सकता है? रीजन समझाता हूँ। पहले हमको जो 64 रुपए दे के एक करेंसी खरीदना पड़ता था, डॉलर, अब मेरे को केवल 60 रुपए दे के ही खरीदना पड़ रहा है। तो मेरा तो अप्रिशिएशन हुआ ना, कम पैसा दे करके सेम यूनिट ऑफ करेंसी दूसरे कंट्री का हम लोग खरीद पा रहे हैं। कॉजेज ऑफ अप्रिशिएशन, क्या रीजन है? दो मेन कॉज। सबसे पहला, कंट्रीब्यूटिंग टू द करेंसी अप्रिसिएशन आर द इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। महंगाई और देश में चलने वाले इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है करेंसी पे। In case of low inflation, there is an increase in the interest rate, and higher rate attract more investor overseas market, which will ultimately increase the value of domestic currency। कितना सिंपल में लिखे हैं, हमारा ध्यान सुनना। बोल रहा है कि देखो भैया, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन मायने रखता है। जब कभी भी किसी देश में या किसी कंट्री में महंगाई घटेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो इंडिया में आकर के, यानी कि हमारे डोमेस्टिक कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब बाहर का करेंसी इंडिया में आएगा तो इंडियन करेंसी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब जीडीपी ग्रोथ होगा तो इंडियन करेंसी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे पहले ये कारण है जिसके कारण करेंसी अप्रिसिएशन होता है। दूसरा कारण, investor sentiment. If the investor feels that his or her money is safe in the economy, there is a political stability in the country, then it will attract the capital flow। मतलब क्या है कि ऐसा क्या होता है कि जितना भी इंडिया से पैसा ये लोग चोरी करके जाता है, जाके मैक्सिमम लोग इंग्लैंड में या फिर यूके में ही बस रहा है या फिर कोई स्पेसिफिक कंट्री में ही बस रहा है, वहां का पॉलिटिकल सिचुएशन ज्यादा स्टेबल है,
कंपैरिजन टू इंडिया। तो जब भी लोगों का सेंटिमेंट या लोगों का थॉट प्रोसेस ये हो जाता है कि वो जो दूसरा कंट्री है, उस कंट्री में मेरा पैसा सेफ रखना या फिर वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मेरा पैसा को ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा वैल्यू, ठीक है, तो लोग अधिकतर वहीं पे जाकर के अपना पैसा उस कंट्रीज में ही रखते हैं। तो मान लो कुछ लोगों को अगर ये फीलिंग इंडिया के लिए आने लगा, तो फिर इंडिया का करेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। करेक्ट। अब जरा दो सिचुएशन है, एक तो तुमको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बताया और दूसरा बताया कि अगर महंगाई कम होगा तो कैसे विदेशी इन्वेस्टर इंडिया में आएगा। इंडिया का भी करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है या फिर बढ़ना चाहिए, तो इंडिया भी किस पैटर्न पे काम कर रहा है, बाहर बाहर से लोगों को यहाँ रहने के लिए बुला रहा है, नहीं, यहाँ पे बाहर बाहर से लोगों को बुला रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या डिफरेंस है भैया, अगर केवल रहने के लिए बुलाएगा तो लोग आएगा यहाँ पे रहेगा, बट अगर वो लोग आके यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, सरवाइव कर रहा है, तो लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा। तो एक तीर से दो निशान। इफेक्ट ऑफ द करेंसी अप्रिसिएशन ऑन इंपोर्ट, क्या फर्क पड़ता है इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट पे जब भी करेंसी बढ़ता है। करेंसी अप्रिसिएशन मीन rise in the price of the domestic currency in comparison to foreign currency. Earlier, Indian resident need to pay 64 to buy a unit of dollar, but now they need to pay 60 buy the same. पहले जिस सामान को खरीदने के लिए वो 64 रुपए देता था यानी कि $1, अब उस सामान को खरीदने के लिए वो मात्र 60 रुपए देता है यानी कि $1। तो पहले के कंपैरिजन उसका पैसा बचेगा। करेक्ट। अगर एक यूनिट को 4 रुपया बचा रहा है, एक यूनिट को कितना बचा रहा है, 4 रुपये। करेक्ट है। तो अगर ऐसा वो 10 यूनिट में बचाए तो 40 बचाया, अब 12 पे अगर बचाया तो 48। करेक्ट। तो करेक्ट। 15 पे यूनिट में बचाया तो कितना बचा, 60। मतलब वो एक और यूनिट एक्स्ट्रा खरीद सकता है। पहले अगर पहले अगर परिवार ध्यान दो, पहले अगर वो 15 यूनिट खरीदता था तो अब वो 16 यूनिट खरीद पाएगा, तो उसका भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा ना, क्योंकि पर यूनिट पे 4-4 रुपए का फायदा हो रहा है। बात में आते हो, पहले 15 यूनिट खरीदना आता था, कितना खर्चा लगता था, 15 × 64 करो कितना होता है कैलकुलेटर में। 960। तो मैं 960 रुपए दे के 15 पीस खरीद के ले जाता था, अब 960 रुपए ही पे करेगा, लेकिन अब डॉलर का दाम कितना हो गया, 60। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड दे के बताओ कितना आएगा। तो पहले के कंपैरिजन एक यूनिट ज्यादा खरीद पा रहा है कि नहीं पा रहा, तो करेंसी का वैल्यू बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। पहले भी 960 देता था, 15 पीस खरीदता था, अब 960 दे के कितना खरीद रहा है। जो करेंसी अप्रिसिएशन है उसी का अपोजिट क्या है, करेंसी डिप्रिसिएशन। मतलब इफ वी शुड पे मोर, पहले 60 रुपए देते थे अब 64 रुपए देना पड़ रहा है, तो करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, डिप्रिसिएट। जो अभी पूरा कंसेप्ट पढ़े उसको रिवर्स कर दो, मतलब पहले अगर 960 रुपए दे करके कितना पीस खरीदते थे, 16 पीसेस, तो अब 960 रुपए दे करके मात्र 15 पीसेस ही आएगा, तो मेरा करेंसी का वैल्यू क्या हुआ है। कॉजेज ऑफ करेंसी, क्या क्या रीजन है, जस्ट उल्टा कर दो। वहां पे क्या महंगाई कम हो रहा था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा था, ये देख करके लोग इन्वेस्टमेंट करना रहता है। यहाँ पे महंगाई बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, तो जो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है वो भी छोड़ छोड़ के चला जाएगा। द मेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द करेंसी depreciation are the easy monetary policy and excessive inflation। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी घटेगा कोई भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करना। इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बात कर रहा था, यहाँ इनस्टेबिलिटी ड्यू टू द वॉर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, एकदम लेटेस्ट। इन्वेस्टर फियर इन्वेस्टिंग इन द कंट्री बिकॉज द इनस्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। रशिया और यूक्रेन में कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने नहीं जा रहा,
क्योंकि वहां पे क्या चल रहा है, वॉर, जिसके कारण वहां का पॉलिटिकल पावर क्या अनस्टेबल है। अल्टीमेटली जो भी कंट्री हारे, उसका जो पॉलिटिकल पावर अभी है वो खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रशिया हारता है तो रशिया का जो अभी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होगा, लोग नेक्स्ट टाइम पे उसको वोट नहीं देंगे। तो उसके बनाए गए पॉलिसीज को देख के अगर हम गए तो नेक्स्ट टाइम पॉलिसी तो चेंज हो जाएगा ना। क्या इफेक्ट पड़ता है? द करेंसी depreciation मीन फॉल इन द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी कंपैरिजन टू द, जो एग्जांपल हम सबसे ऊपर ही दे चुके हैं, ये 960 वाला, करेक्ट। ये किसके बारे में था? केवल फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है और एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, करेक्ट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कितना तरह का होता है? एक होता है फ्लोटिंग, क्या होता है? एक होता है फिक्स्ड रेट। एक क्या होता है? फ्लोटिंग, और एक होता है फिक्स्ड रेट। पहले बात करते हैं फिक्स्ड रेट का। कितना बात करते हैं? फिक्स्ड रेट का। प्रत्येक साल गेट बंद कर देना होगा। मीनिंग द पेस्ड एक्सचेंज रेट और द फिक्स्ड एक्सचेंज, हाँ, टैग्ड मतलब फिक्स्ड। The pegged exchange rate or fixed exchange rate is referred to as the system where the weaker currency of two currencies in the question is paid or tied to the strong currency. ये क्या है? सिंपल सा चीज, जब कोई दो कंट्री का वीक वीक करेंसी मिल करके हाथ मिलाता है, ठीक है, किसी कंट्री की स्ट्रॉन्ग करेंसी से, तो उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एग्जांपल बताते हैं। अभी रिसेंटली श्रीलंका और दुबई बोल रहा है कि अगर इंडिया को हम लोग के साथ बिजनेस करना है तो उसको डॉलर में करेंसी कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। बात समझ आता है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं आप श्रीलंका और दुबई, हालांकि दुबई है नहीं बट एग्जाम्पल, ये दोनों एक वीक करेंसी वाला कंट्री है और इंडिया एक स्ट्रॉन्ग। तो जब ये लोग टाई अप कर रहा है तो धीरे धीरे अगर इंडिया का अपना एक यूनिटी बन जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में कौन सा करेंसी डोमिनेट करेगा? करेंसी डोमिनेट करेगा इंडियन करेंसी। डॉलर का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रिड्यूस। आज दो कंट्री रेडी हुआ ये ट्रांजेक्शन करने के लिए, फिर और 40 कंट्रीज को रेडी होना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, करेक्ट। मेरिट ऑफ द फिक्स्ड, हाँ, एक अच्छे रिलेशन से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रिलेशन है ना, बिजनेस से। तुमसे अगर हम साल भर का, मान एग्जाम्पल बता रहे हैं, तुमसे अगर साल भर का हम 10,000 रुपया कमा रहे हैं, तो हमको 1,000 रुपया, 1,000 रुपया तुम पैसा ना दे के कोई सामान भी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आता है? या फिर हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि हम तुमसे 10,000 कमा रहे हैं और इस बीच में बिना किसी बात का ट्रांजेक्शन चार्ज बोलेगा, कोई चार्ज बोलेगा, जीएसटी बोलो, क्रिश 10,000 में 1,000 रुपया खा जा रहा है, तो इट्स बेटर ना कि तुम डायरेक्ट मेरे संग ट्रांजेक्शन करो। हम उल्टा तुमको 500 डिस्काउंट दे देंगे, तो मेरे को भी 500 का बेनिफिट होगा। पहले जो 9,000 मिलता था 95 से मिलेगा, और तुमको भी 500 का बेनिफिट होगा। हाँ या ना? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रिवेंट्स द member country from the economic fluctuation which the weaken the economic policy. It promote the capital movement. The fixed exchange rate system attract the foreign capital because the stable currency does not involve the uncertainty about the exchange rate. जो कंट्री फिक्स एक्सचेंज रेट में चला जाता है वहां बेनिफिट ये होता है कि फॉरेन कैपिटल इंडिया मतलब उस कंट्री में आने लगता है, क्योंकि वहां का एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा और एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा, क्योंकि क्या है, फिक्स रेट है। तो उससे उसको बेनिफिट होगा। क्या होगा? बेनिफिट। अब समझ में आ रहा है क्यों दुबई या फिर क्यों श्रीलंका चाह रहा है कि ट्रांजेक्शन इंडियन करेंसी में हो? क्योंकि अगर ये दोनों मिलकर फिक्स कर लेगा, ये तीनों कंट्री मिलकर फिक्स कर लेगा, तो फिर डॉलर का बढ़ता घटता दाम से ना धीरम पे और ना इंडियन करेंसी पे यानी कि रुपीस पे किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट।
Demerit of the fixed exchange, it create the barrier on achieving the objective of free market. अगर आप फिक्स कर लोगे तो आप फ्री मार्केट का फायदा नहीं उठा पाओगे। फ्री मार्केट क्या होता है, जिस कंट्री से आप सौदा नहीं कर सकते हो, केवल उन्हीं कंट्री से करोगे जो आपके साथ टाई अप करके रखा है। हाँ या ना? दूसरा, अंडर दिस सिस्टम द कंट्री with the deficit in balance of payment use their stock of gold and foreign currency to solve the problem. This can further create a serious problem. जो लोग ये सिस्टम यूज करता है, वो लोग को जब भी पैसा का शॉर्टेज पड़ता है, वो लोग अपना गोल्ड वोल्ड गिरवी रखना पड़ता है। और गोल्ड वोल्ड गिरवी रखने से बाद में कंट्रीज को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? प्रॉब्लम। क्योंकि जहां पे भी कंट्री अपना सोना गिरवी रखेगा, वो लोग कुछ टर्म एंड कंडीशन देगा, वो टर्म एंड कंडीशन आपको मानना पड़ेगा। ये 1991 में जब हम लोग को पैसे की जरूरत पड़ा था, ठीक है, हम लोग वर्ल्ड बैंक से रिजर्व मांगे थे, तो हम लोग इसमें कंडीशन रखा था कि आपको एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि विदेशी ताकत यानी कि विदेशी ब्रांड इंडिया में क्या हो पाए। वर्ल्ड बैंक का लोग, हाँ इसी वजह से हाँ, उन लोग का ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कहने पे। अब आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एज इट इज डिपेंडेंट ऑन द मार्केट फोर्स। ये डिपेंड करता है मार्केट फोर्स पे, डिमांड एंड सप्लाई पे। जिस कंट्री का करेंसी का डिमांड और सप्लाई ज्यादा होगा, उसका वैल्यू ज्यादा होगा। देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक और द गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। हमारे यहाँ पे क्या चलता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चलता है। अगर फिक्स एक्सचेंज रेट चलता तो आरबीआई अपने मन से हाईएस्ट वैल्यू इंडियन रुपीज का सेट कर देता। बट हम लोग को सब कंट्री के संग बिजनेस करना है, हम लोग क्या चलाते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। अलग अलग कंट्री के संग डॉलर्स के अकॉर्डिंग हम लोग अपना करेंसी का वैल्यू रखते हैं। अगर आपको आपको डॉलर लेना है तो आपको 85 रुपए देना पड़ेगा। आपको यूरो लेना है तो 90 रुपए देना पड़ेगा। भाट लेना है, जो थाईलैंड में चलता है भाट, तो आपको 12 रुपए देना होगा। तो हम लोग डॉलर से कंपैरिजन कर करके क्या करते हैं? हर दूसरे करेंसी को पे करते हैं। करेक्ट? सर यूरो का दाम ज्यादा है तो फिर वो नहीं यूरो डोमिनेटिंग। ज्यादा कंट्रीज अमेरिका से के ही संग बिजनेस करता है, और अमेरिका शुरू से कैपिटलिस्ट कंट्री रहा है, पूंजीवादी। क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है? इट एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ द ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डेफिसिट और सत्व। यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ना कभी भी करेंसी का ज्यादा वैल्यू मिलेगा, ना कभी भी कम वैल्यू मिलेगा। ना कंट्री कभी भी सरप्लस में आएगा, ना कंट्री कभी भी डेफिसिट में आएगा। क्योंकि हर वक्त मार्केट के अकॉर्डिंग करेंसी का नाम सेट किया जाएगा। करेक्ट? दूसरा, दूसरा, इट फ्री इट फ्रीज द गवर्नमेंट, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। गवर्नमेंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करना पड़ता है। हम लोग एक चैप्टर भी था बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जब आप फ्री फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज रखते हैं, तो हर कंट्री के संग ट्रेड कर सकते हैं। तो जब भी आपको लोन वोन पैसा से जरूरत पड़ेगा, तो कोई भी देने के लिए रेडी हो जाएगा। करेक्ट? डिमेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, क्या क्या डिमेरिट है? इट क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इनस्टेबल और अनसर्टेनिटी। कब करेंसी का दाम ज्यादा होगा, कब करेंसी का दाम कम होगा, ये इनस्टेबल और अनसर्टेन, जिसके कारण आम पब्लिक को बहुत ज्यादा सरवाइव करना पड़ता है, जो कि सही बात है। Wide fluctuation in the exchange rate possible. This hamper the foreign trade and capital movement between the country. फॉरेन ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट मतलब कि पूंजीवादी लोग का किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के प्रति एक अलग सोच हो जाता है, और फॉरेन ट्रेड बिगड़ जाता है उस कंट्री। आज इंडिया ग्रो कर रहा है तो सब आ रहा है, ठीक है। कल को क्यों इंडिया क्या फॉलो करता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। कल को फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल हुआ और इंडिया का करेंसी का वैल्यू डिप्रिशिएट हुआ, तो यही लोग क्या करेगा? जितना भी फॉरेन ट्रेड है, सब यहाँ से हटा देगा। बात समझा? तो इंडिया फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग होता है जिसको बोलते हैं। हाँ, मैनेज द फ्लोटिंग रेट।
Manage the floating rate of exchange system. The managed floating rate exchange rate system is the combination of the fixed and the floating exchange system. एक क्या था? फिक्स्ड, एक था फ्लोटिंग। अब क्या है? मैनेज फ्लोटिंग, मतलब दोनों को कंबाइन करके है। देखो लिखा हुआ है फिक्स्ड, फिक्स का मतलब क्या होता है? मैनेज। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक intervenes and or participate in the purchase of सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। इंडिया में जो है, हाँ, इंटर मतलब बीच में इंटरफेयर करना, इंटरवेंस, ठीक है। इंडिया में आप कोई भी करेंसी में डील करो, बिना आरबीआई के इन्वॉल्वमेंट, यानी बिना सेंट्रल बैंक के इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल ही नहीं। तो इंडिया कौन सा तरीका यूज करता है? देखो, एक होता है सोशलिस्ट, एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है मिक्स। इंडिया मिक्स यूज करता है। उसी तरह एक तो फिक्स्ड होता है, एक तो फ्लोटिंग होता है, एक तो मैनेज्ड फ्लोटिंग होता है। इंडिया क्या यूज करता है? मैनेज्ड फ्लोटिंग। हर बार इंडिया दोनों का कॉम्बिनेशन का फायदा उठाना चाहता है। Important. Market force. Under the managed floating rate system, the value of currency is primarily determined by the market force and demand in the foreign exchange market. यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट फोर्स का प्रभाव पड़ता है, बट एक लिमिट तक, यानी कि केवल स्टार्टिंग में, उसके बाद नहीं पड़ता है। क्योंकि उसके बाद रेट एक पॉइंट पे जाने के बाद क्या हो जाता है? फिक्स्ड। क्या हो जाता है? फिक्स्ड। दूसरा, सेंट्रल बैंक इंटरफेरेंस, intervention यानी कि interfere in the managed floating exchange rate, the central bank or the government may occasionally intervene in the foreign exchange market to influence the exchange rate, यहाँ पे सेंट्रल बैंक बार बार इन्वॉल्व होता है, जिसके चलते वो एक्सचेंज रेट को अपने अकॉर्डिंग क्या कर पाए? मैनिपुलेट कर पाए, बढ़ा पाए या फिर घटा पाए। एक्सचेंज रेट बैंड, द सेंट्रल बैंक में set upper or lower limit for the exchange rate for the prevention of the prevent excessive volatile, ठीक है। If the exchange rate approach this limit, the central bank may intervention bring it to back with the desired rate। वो पहले से अपना एक रेंज तय करके रखता है कि ज्यादा से ज्यादा ये होगा, कम से कम ये होगा। और अगर इससे ज्यादा फ्लक्चुएट करता है मार्केट में इंडियन करेंसी, तो फिर वो लोग अपने अकॉर्डिंग यानी कि फिक्स कर देता है और अपने अकॉर्डिंग डिटरमाइन करता है। करेक्ट। एक्सेसिव वॉलेटिलिटी मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन आना। पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, इट अलाउ द एक्सचेंज रेट टू एडजस्ट द changing the economic condition and the external shock while the avoiding the sudden or drastic fluctuation that can disrupt the economic stability। disrupt मतलब तबाह करना। क्या रहा है कि पॉलिसी ऑब्जेक्टिविटी, इट अलाउ द एक्सचेंज रेट टू एडजस्ट, ठीक है। एक्सचेंज रेट एक ऐसा चीज है जिसको बदलते इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है। एंड द एक्सटर्नल शॉक व्हाइल द अवॉइडिंग द सडन एंड ड्रास्टिक फ्लक्चुएशन, और कहीं इसके अंदर अचानक से ड्रास्टिक बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आ गया फॉरेन एक्सचेंज रेट में, इंडियन करेंसी में, ठीक है, तो फिर इकोनॉमिक पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा और इनस्टेबल। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, द मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम कैन हैव द implication, वो रिपीट है जो ऊपर है वही है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, द मैनेज फ्लोटिंग रेट system can be managed implication of the international trade and system with investment। मैनेज फ्लोटिंग रेट जो होता है कैन हैव द इम्प्लीकेशन, जब भी आप मैनेज के अकॉर्डिंग चलते हो, सब कुछ मैनेज करके चलते हो, तो आप कहीं ना कहीं इस इंटेंशन में रहते हो कि आप इंटरनेशनल ट्रेड से पैसा कमाना चाहते हो और इन्वेस्टमेंट से भी कमाना चाहते हैं। अब बात ध्यान से सुनना, अगर हम लोग फिक्स रखेंगे एक्सचेंज रेट, तो इन्वेस्टर्स आएगा। और फिक्स नहीं रखेंगे, ठीक है, फिक्स नहीं रखेंगे, तो इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे। इंडिया क्या करना चाह रहा है, या फिर कोई भी कंट्री जो मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट का सहारा ले रहा है, वो दोनों काम करना चाह रहा है ना, इंटरनेशनल ट्रेड भी चाह रहा है और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी चाह रहा है। अल्टीमेटली मिलेगा कुछ नहीं। मार्केट कॉन्फिडेंस, ए सक्सेसफुल मैनेज फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज requires the market confidence in the stability and the credibility of the currency। A successful managed
फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम रिक्वायर्स द मार्केट कॉन्फिडेंस। अगर आपका जो प्लान है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अगर ये सही से चला तो आप मार्केट का कॉन्फिडेंस कभी भी गेन कर सकते हो। आप मार्केट में एक लंबे टाइम तक स्टेबल रहोगे और आपकी करेंसी का क्रेडिबिलिटी यानी कि आपकी करेंसी का वैल्यू बढ़ते ही जाएगा। लास्ट है मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सब चीज कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और किससे कम्युनिकेट करता है? गवर्नमेंट से। कोई दिक्कत है?